ये वीडियो छोटे बच्चों की अगर कोहनी में दर्द हो रहा है और कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, तो उसमें अगर इस बात की जानकारी हो कि उनकी कोहनी में एक बीमारी हो सकती है, जिसकी वजह से उनको पेन हो रहा है, तो डायग्नोसिस बनाना और समझना आसान रहेगा, ट्रीटमेंट करना आसान रहेगा। इस डिज़ीज़ का नाम होता है पेनर्स डिज़ीज़। जब हम कोहनी के जोड़ की बात करते हैं, तो ऊपर की हड्डी को हम ह्यूमरस बोलते हैं, नीचे की हड्डी को रेडियस और अल्ना बोलते हैं। तो ऊपर की जो हड्डी होती है ह्यूमरस, उसका एक हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं कैपिटैलम। ये जो हिस्सा होता है कैपिटैलम, नीचे वाली बोन रेडियस के साथ एक जोड़ बनाता है, जो रेडियो कैपिटैलर जॉइंट होता है। तो अगर इस डिज़ीज़ के अंदर कैपिटैलम वाले हिस्से के अंदर कोई कमी आती है, तो बच्चों को कोहनी में दर्द होने लगता है। अब भला ये दर्द क्यों होना शुरू हुआ है कि अगर किसी वजह से कैपिटैलम वाले हिस्से के अंदर खून का दौरा ख़त्म हो जाए, तो ये हड्डी बढ़ नहीं पाती है, पनप नहीं पाती है और उसके अंदर एवैस्कुलर नेक्रोसिस हो जाता है। इसको बोलते हैं हम पेनर्स डिजीज़। तो धीरे-धीरे जब देखेंगे तो ये हड्डी फ्लैट हो जाती है, तो इसको बोलेंगे पेनर्स डिजीज़। इस डिज़ीज़ को अगर देखा जाए तो ये 5 साल से 10 साल के बीच में बहुत कॉमनली देखी जाती है और जिस हाथ को बच्चा ज़्यादा यूज़ करता है, अगर वो राइट हैंडेड है तो राइट हैंड में पेन ज़्यादा दिखता है, लेफ्ट हैंडेड है तो लेफ्ट हैंड में ज़्यादा दिखता है। इसी प्रकार की कंडीशन हिप जॉइंट में भी होती है बच्चों के अंदर, जिसको लेग काफ पर्थीज डिजीज़ बोलते हैं। कोहनी में इसको हम पेनर्स डिजीज़ बोलते हैं। तो एक छोटा 5 से 10 साल का बच्चा कोहनी में दर्द बता रहा है अपने डोमिनेंट हैंड के अंदर, तो एल्बो के अंदर इस डिज़ीज़ की आशंका की जा सकती है। तो ये एवैस्कुलर नेक्रोसिस या खून का दौरा क्यों ख़त्म हुआ है? होता ये है कि अगर कोई चोट लग जाती है एल्बो जॉइंट के अंदर बच्चों के अंदर, तो इस हड्डी का अगर किसी वजह से ब्लड सप्लाई डैमेज हो जाती है, जो कि कॉमनली होती है अगर पेनर्स डिज़ीज़ होनी होती है तो उसके अंदर ये हिस्सा फ्लैट हो जाता है, इसकी खून का दौरा ख़त्म होने की वजह से। तो चोट पहले लगती है। मेन बात है ये डिज़ीज़ बहुत एग्रेसिव नहीं होती है, बहुत धीरे-धीरे आगे बढ़ती है और पहले 10 साल की एज तक ये धीरे-धीरे बढ़ती रहती है, पता नहीं चल पाता है। पर हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन यानी कि जब आपको इस कंडीशन के बारे में पता हो, तभी इसे डायग्नोज़ करना आसान होता है। तो जब खून का दौरा ख़त्म होता है कैपिटैलम वाले पार्ट का, तो बोन बढ़नी बंद हो जाती है, थोड़ी गलने लगती है, पर धीरे-धीरे रिपेयर होके कुछ हिस्से तक, कुछ हद तक हड्डी वहाँ मेंटेन रहती है, कुछ हद तक फ्लैट हो जाती है। एक और बड़ा कारण होता है कि जो कैपिटैलम वाले हिस्से की सप्लाई होती है, वो एल्बो के पीछे वाले हिस्से यानी पोस्टीरियर पार्ट से होती है। तो अगर बच्चों के अंदर कोई सर्जरी हो रही है जहाँ पे पोस्टीरियर पार्ट से वहाँ जाया जा रहा है और अगर इसकी जानकारी नहीं है कि कैपिटैलम की सप्लाई पोस्टीरियरली होती है और गलती से सर्जरी के दौरान उस खून के दौरे पे फ़र्क पड़ जाता है, तब भी इस डिज़ीज़ के होने के चांसेस होते हैं। तो प्रेफ़रेबली वहाँ से अप्रोच नहीं करना चाहिए। हालाँकि कुछ लोग इसके बहुत सारे और भी कारण बोलते हैं कि अगर कोई बच्चा, छोटा बच्चा बार-बार कोहनी का ऐसा फ़ंक्शन कर रहा है जिससे कि इस हिस्से की ब्लड सप्लाई पे फ़र्क पड़े, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। कई बार मानते हैं कि ये आनुवंशिकी या पैदाइशी बीमारी भी हो सकती है, किसी तरीके का खून का क्लॉट बनने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो स्पोर्ट्स की बात करें तो इससे मिलती-जुलती एक और कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस डिसिकेंस। तो जो बच्चे थ्रोइंग वाले गेम में जहाँ बॉल थ्रो की जाती है, बॉल थ्रो करने वाला कोई गेम हो जहाँ बार-बार बॉल को फेंका जाता है, उसकी वजह से भी कई बार कार्टिलेज में और बोन में चोट लग जाती है जिसको ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस डिसिकेंस बोलते हैं। पर ये थोड़े बच्चे बड़े जो होते हैं, जो 10, 11, 12 साल के ऊपर वाले होते हैं, उनके अंदर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पर इसमें मेन बात यही पहचानने की होती है पेनर्स डिज़ीज़ नहीं है कि एक तो एज 10 साल के ऊपर की एज के बच्चे दिखते हैं और एक्स-रे के चेंजेस कुछ हद तक तो शुरुआत में सेम दिखते हैं, पर बाद में जो इनका प्रोग्रेशन होता है पेनर्स डिज़ीज़ में, जैसे कैपिटैलम फ्लैट होता चला जाता है। इस डिज़ीज़ के अंदर ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस में जो होता है कि बोन का एक फ्रैगमेंट लूज़ बॉडी की तरह दिखने लगता है, तो ये दोनों की अपीयरेंस से पता लग जाता है कि ये दोनों अलग-अलग कंडीशन है। तो पेनिस डिजीज़ का जो पता लगता है वो यही होता है कि बच्चा लगातार कंप्लेन करता है 5 से 10 साल की एज में कि मुझे कोहनी में दर्द हो रहा है और सूजन भी कई बार दिखती है, मूवमेंट थोड़े स्टिफ़ हो जाते हैं और धीरे-धीरे जैसे-जैसे वो ज़्यादा काम करने लगता है उतना ही ज़्यादा पेन बढ़ने लगता है, तकलीफ़ें बढ़ने लगती हैं और आराम करने पे कोहनी के सिम्पटम्स में आराम मिलने लगता है। ख़ास तौर से पे अगर कैपिटैलम वाले पार्ट को दबाया जाए तो वहाँ पे थोड़ा दर्द मिलेगा, सूजन मिल सकती है
कोहनी को सीधा करने में दिक्कत होती है, कोहनी के जो रोटेशनल मूवमेंट होते हैं जिसमें हम कोहनी को रोटेशन कर सकते हैं, जिसे प्रोनेशन सुपिनेशन बोलते हैं। यानी कि अगर हम कोहनी को सीधा करें, अंगूठे को ऊपर की तरफ करें, तो अंगूठे को अंदर की तरफ मोड़ने या सीधे तरफ मोड़ने में, राइट साइड मोड़ने में, दोनों तरफ करने में डिफ़िकल्टी दिखती है। ये पेनस डिजीज़ में ही होता है। तो जब ऐसी कंडीशन में एक्सरे कराया जाता है तो वहाँ पे फ्लैट कैपिटेलम दिखता है, जो ये हड्डी का हिस्सा है कैपिटेलम, वो फ्लैट दिखता है। उस जगह थोड़ा सा कुछ रिजॉर्प्शन दिख सकता है बोन का, मतलब कि बोन थोड़ी सी ऐसा जैसे कि बोन ख़त्म हो गई हो, एक होलो एरिया दिखता है। साथ ही साथ जो जॉइंट के आसपास का हिस्सा फ्लैट दिखता है, और कई बार थोड़ा सा ज़्यादा रेडियो डेंस एरिया जिसे स्क्लेरोसिस बोलते हैं, जिसका मतलब है थोड़ा वाइटिश ज़्यादा दिखता है। ये भी साथ में इसकी एक फाइंडिंग आती है। और अगर रिपीटेड एक्सरे कराए जाएंगे तो धीरे धीरे जो ये एक एरिया दिखेगा जहाँ बोन की वाइटनेस कम है, जिसे हम रेडियोल्यूसेंट बोल रहे हैं, वो एरिया बढ़ता हुआ दिखेगा। वहाँ पर हम देखेंगे 1 या 2 साल के अंदर धीरे धीरे बोन की शेप नॉर्मल होती हुई दिखेगी, बट फ्लैट होगी। तो क्योंकि बॉडी भी अपनी ट्राई करती है उस पार्ट को हील करने के लिए, तो उस एरिया में दोबारा से नॉर्मलाइज होते होते देखा जाए तो जो रेडियल हेड का एरिया, वो भी जल्दी से जल्दी मैच्योर हो जाता है, क्योंकि ब्लड का दौरा बढ़ जाता है, खून का दौरा बढ़ जाता है, जो कि पहले कम हो गया था, जिसकी वजह से पेन सूजन थी। बॉडी धीरे धीरे उसको ठीक करने की कोशिश करती है। तो ऐसे केसेस में जो हमारा हिस्सा होता है लास्ट वाला एपिफाइसिस कैपिटेलम का, तो वो तो धीरे धीरे दोबारा से खून का दौरा आके नॉर्मल हो जाता है। बट हमें ध्यान रखना होता है कि एल्बो की जो एक्टिविटी है उसको थोड़ा बना के रखा जाए। शुरू में तो प्लास्टर लगाया जाता है जब बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उस फेज़ से बचने, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कोहनी को मूव करेंगे उतना ज़्यादा पेन होगा, तो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट के तौर पे प्लास्टर लगाया जाता है। तो मेन बात यह है कि टाइम के साथ साथ ये डिज़ीज़ अपने आप ही ऑटो करेक्ट होती है, ठीक होती चली जाती है। कई बार हम देखते हैं कि एक्सरे में अभी भी पेनर्स डिज़ीज़ के चेंज दिख रहे हैं, जो फ्लैट कैपिटेलम दिख रहा है, और पर बच्चे को जो होने वाली प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियाँ हैं, वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाती हैं, क्योंकि एक्सरे के अंदर जो चेंज अपीयर होते हैं ऐसी डिज़ीज़ में थोड़ा सा लेट एक्सरे में दिखते हैं, और बच्चा उससे पहले ठीक होना शुरू हो जाता है। मेन बात यह है कि ऐसी बीमारी जो कि एकदम से समझ में ना आए कि कोहनी में बच्चे को दर्द हो रहा है, और क्योंकि उस जगह पे एक और बीमारी होती है, रेडियल हेड अपनी जगह से हट जाता है, जो बहुत कॉमन होता है, बट वो थोड़ा 6-7 साल के बच्चे तक ही होता है, बट ज़्यादा बड़े बच्चों में नहीं होता है। और उसमें रेडियल हेड का जो पेन होता है वो वहाँ फील होता है, और एक सडन सुपिनेशन वाले मूवमेंट को करने पे वो ठीक हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो वहाँ पता नहीं चलता है। ऐसी कंडीशन में एमआरआई से इसकी डायग्नोसिस ज़्यादा अच्छे से बनती है।